हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। अब आप देखें हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने चल रहे हैं। वैसे हमने इसके सारे आज हमने जो भी फार्मूले होते हैं, डिफिनीसन होते हैं, सारा हमने आपको भेजा है। आप उसको देख लें, उसी को मैं रिवाइज कराने चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो भी आज हमने फार्मूला भेजा वो आप उसका नोट बना लें, उसको लिखें। अब देखिए हम क्या पढ़ा रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा हम कहाँ से शुरुआत कहाँ से करते हैं, इसको आप ध्यान से देखें। पहला चीज़ होता है अदिश तथा सदिश राशियाँ। नंबर फर्स्ट, अदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जिसमें सिर्फ परिणाम की ज़रूरत पड़ती है, दिशा की नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे हो गया चाल, हो गया दूरी, हो गया समय, हो गया, ये सब क्या है? अदिश राशियाँ हैं। इसमें दिशा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वे राशियाँ जिन्हें सिर्फ परिणाम चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अदिश राशियाँ कहेंगे। और सदिश राशियाँ क्या कहलाती हैं? वे राशियाँ जिसमें परिणाम के साथ दिशा भी चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम सदिश राशियाँ कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल हो गया त्वरण, हो गया वेग, हो गया बल, हो गया, ये सब क्या है? ये सदिश राशियाँ हैं। इसमें हमको क्या चाहिए? हमको परिणाम के साथ साथ दिशा भी चाहिए, तो इसे हम क्या कहेंगे? सदिश राशियाँ कहेंगे। ये देखिए नंबर पहला, अदिश तथा सदिश राशियाँ हो गया। से स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दोनों के अलग अलग होते हैं। देखिए उसके बाद लिखा है सदिश राशियों का निरूपण। हम सदिश राशियों का निरूपण कैसे करते हैं? सदिश राशियों का निरूपण का मतलब क्या हुआ? एक ले लें हम इनिशियल पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट पी है, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ ओ पी, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में? दूसरा है राशियों का संकेतन। राशियों का संकेतन का क्या है? अगर मान लीजिए लिखा है वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा सी लिखा है, तो इस पर आप क्या लगा दें? इस पर वेक्टर लगा देंगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ओके, तो स्केलर और वेक्टर दो क्वांटिटी होती हैं। ओके, और ये निरूपण इस तरह से स्टार्टिंग ओरिजिनल है, ओरिजिन है इसका। आई बात में, जिसको कहते हैं मूल बिंदु से लेकर के आप दिखा रहे हैं कि इस डायरेक्शन में ये जा रहा है, इस तरह से इसका क्या करते हैं? निरूपण करते हैं। कोई भी वेक्टर दिया हुआ है। और राशियों का संकेतन, अगर वेक्टर ए बी सी दिया है, ए बी सी दिया है, तो आप उस पर क्या करें? वेक्टर का निशान लगा दें आर। ऐसे नहीं निकालते तो ये ऐसे बी सी, इसका भी मतलब क्या है? वेक्टर से ही है। उसके बाद लिखा है राशियों का मापांक। मापांक अगर लिखा है, देखिए ये वेक्टर ओपी लिखा हुआ है, तो ओपी ऐसे देखिए इसका मापांक हो गया। इसका मॉड लेना, जैसे यहाँ लिखा है वेक्टर ए, वेक्टर ए का ये मॉड कहलाता है। वेक्टर बी, ये देखिए ये मॉड है। आर वेक्टर सी, ये मॉड है। ओके, उसके बाद से ये मापांक हो गया। अब देखिए ये सदिशों के प्रकार, सदिशों के अलग अलग प्रकार हैं। शून्य सदिश है, मात्रक सदिश है, सह आदिम सदिश है, संरेख सदिश है, समान सदिश है और ऋणात्मक सदिश है, ठीक है ना। तो इसका सब हम परिभाषा लिख करके आप लोगों को बता देंगे क्या होता है। शून्य सदिश इनिशियल पॉइंट, जैसे यहाँ से दिया ओ पी, आप देखें तो यह क्या होगा? ओ हम लिख देते हैं वेक्टर ओ, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो ये क्या कहलाता? शून्य सदिश। मतलब उसका इनिशियल पॉइंट, शुरुआत और लास्ट दोनों एक ही पॉइंट होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? शून्य सदिश कहते हैं। मात्रक सदिश दूसरा हो क्या है? मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर। ए यूनिट इक्वल टू लिखते हैं यदि वेक्टर ए है, ये मात्रक सदिश लिख रहे हैं, इसको आप याद करें। वेक्टर ए
अपॉन मॉड वेक्टर ए होगा। यूनिट मतलब इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 इकाई आना चाहिए। मतलब वेक्टर ये देखिए कैप इक्वल टू 1। ओके, ये चीज़ हमको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखिए फिर से समझ लीजिए, इसको क्या बोलते हैं हम, मात्रक सदिश बोलते हैं। ये इसका मॉड लेने पर हमेशा इसकी वैल्यू 1 आएगी। एक कैप पढ़ते हैं, एक कैप याद कर लीजिए, एक कैप यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए हो गया। तो एक कैप की वैल्यू क्या आना चाहिए, एक कैप की वैल्यू 1 आएगी। यह यूनिट वेक्टर है। सह आदिम, ये देखिए सह आदिम सदिश क्या होता है, कोइनिशियल। जैसे आप लिखे देखिए, दो वेक्टरों का ये जो कॉमन पॉइंट होता है यह सह आदिम कहलाता है, ठीक है। संरेख सदिश क्या होता है, दो वेक्टर ए और बी दिया हुआ है, वो एक दूसरे के समांतर हैं, तो क्या कहलाएगा, वो संरेख सदिश कहलाएगा। दूसरा है समान सदिश। समान सदिश में क्या लिखते हैं, दोनों वेक्टर लिखा है, वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 4j लिखा है। वेक्टर बी भी क्या होगा, 3i प्लस 4j होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप एक्स वाई डाल दे रहे हैं, ए एक्स और वाई, आप कह रहे हैं ये भी समान वेक्टर है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स की जगह पे क्या लिखा है, एक्स की जगह पे 3 लिखा है, एक्स इक्वल टू 3 हो गया, वाई की जगह पे 4 हो गया। यह देखिए, यह क्या कहलाता है, समान वेक्टर। समान वेक्टर मतलब वाई के कोफिशिएंट और दोनों वेक्टर के आई और जे के सभी कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये समान वेक्टर कहलाता है, ठीक है। ये देखिए सारी परिभाषा दी गई है इस तरह से। अगर सपोज कर लीजिए, अब लास्ट में ये देखिए शून्य सदिश, मात्रक सदिश, सह आदिम, कोई इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से दो वेक्टर जहाँ मिलते हैं, जहाँ से जाना शुरू करते हैं, ये पॉइंट क्या कहलाता है, सह आदिम कहलाता है। संरेख सदिश बता ही दिए। समान सदिश हो गया, ऋणात्मक सदिश। अगर सपोज कर लीजिए दो वेक्टर दिया है, वेक्टर ए भी दिया हुआ है, अगर हम इसका डायरेक्शन चेंज करें तो माइनस हो जाएगा, माइनस वेक्टर बी ये हो गया, ये क्या कहलाएगा, इसका ऋण, ये ऋण सदिश कहलाएगा, ठीक है। दो सदिश ए और बी क्या कहलाते हैं, ये ऋण सदिश का। इस तरह से हम इसकी परिभाषा भी दे रहे हैं। उसके बाद से सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्थिति सदिश। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। तो अभी शुरुआत है, ये है नंबर 6, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हो गया। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अगर सपोज कर लीजिए ओ ए, माना कि वेक्टर ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए, ओ बी इक्वल टू वेक्टर बी लिखा हुआ है, तो ए बी बराबर क्या होगा, वेक्टर ए बी बराबर बी की स्थिति सदिश माइनस ए की स्थिति सदिश। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बी की स्थिति सदिश, यहाँ देखिए बी की स्थिति सदिश माइनस ए की स्थिति सदिश, ए की स्थिति सदिश हो गया। यानी कि वेक्टर ए बी इक्वल टू ओ बी, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। अब देखिए यहाँ ओ बी की वैल्यू क्या दिया है, वेक्टर बी दिया है माइनस वेक्टर ए हुआ, ठीक है। इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं, क्या चीज, दूसरा ये होगा कि बी ए इक्वल टू,
तो लिखेंगे ओ ए माइनस ओ बी वेक्टर, तब इसका आंसर क्या होगा, ए माइनस बी वेक्टर, ए माइनस बी, ये है पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना। अगर लिखा है पी क्यू लिखा हुआ है कोई वेक्टर, मान लीजिए कि पी क्यू दिया है, इसका हम पूछे पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो ओ क्यू और माइनस ओ पी हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है। अब देखिए इसमें स्थिति सदिश हो गया, आपको सदिश के प्रकार बता दिया गया। अब हमको एक चीज़ और बताना है, दिक् कोसाइन। अब देखिए ये दिक् कोसाइन है, दिक् कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है ना। तो दिक् कोसाइन होता क्या है, अगर मान लीजिए एक बिंदु यहाँ P है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड है, और ये वेक्टर R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो P को, ये पॉइंट P है, ये देखिए P है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या है, ये एक्स एक्सिस से, अगर सपोज कर लीजिए ये अल्फा कोण बना रही है, एक्स एक्सिस से ये एक बिंदु P जिसके OP वेक्टर है, वेक्टर R है, ये एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रही है, अल्फा। ये देखिए वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस से बीटा कोण बना रही है, और ये जेड एक्सिस है, इससे क्या बना रही है, जेड एक्सिस से गामा कोण बना रही है, ये गामा कोण बना रही है। ठीक है ना। तो होता क्या है, इसका डायरेक्शन कोसाइन ये होगा, एक्स यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस से ये वाई है, ये जेड है, एक पॉइंट P है, इसी की स्थिति सदिश एक्स वाई जेड दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, एल इक्वल टू कास अल्फा। ठीक है, एल इक्वल टू कास अल्फा, एम इक्वल टू कास बीटा, तथा एन इक्वल टू कास गामा। फिर से समझ लीजिए कि एक्स वाई और जेड एक्सिस है, और एक बिंदु की स्थिति सदिश क्या है, यहाँ पे देखिए एक बिंदु हमने P लिया है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड है, 3D पिक्चर है। तो OP हम वेक्टर R ले लिए, OP लिखिए या वेक्टर R लिखिए। तो एक्स एक्सिस से अल्फा कोण, वाई से बीटा, और जेड एक्सिस से जेड एक्स से गामा कोण बनाती है, एक गामा है, ये वेक्टर R है, और ये क्या है, ये गामा है। ठीक है। तो एल एम एन क्या होता है, इसके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। ठीक है ना। इसका रिलेशन ये भी होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर सपोज कर लीजिए कि लिखा है वेक्टर OP की स्थिति सदिश A1I प्लस A2J प्लस A3K हो, ये देखिए A3K हो, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, पहला होगा एल इक्वल टू A1 अपॉन A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, ये हुआ एल, ये कास अल्फा के बराबर हो गया। दूसरा होता है एम इक्वल टू A2 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर हो गया, अंडर रूट करके। फिर एन इक्वल टू क्या होगा, एन इक्वल टू होगा A3 स्क्वायर, A3 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर हो गया अंडर रूट में। ठीक है ना। तो जब इसका हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या होता है, कास अल्फा कास बीटा कास गामा होता है। ठीक है। एन स्क्वायर कर दें तो ये देखिए A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है A2 स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर हो गया, प्लस A3 स्क्वायर इक्वल टू
A3 स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर हो गया। ये देखिए, तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, ऐड करने पे क्या होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, A3 स्क्वायर अपॉन यही चीज़ होगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। इसी को हम क्या कहते हैं, ये सब ये रिलेशन जो दिया हुआ है ये कहलाता है दिक कोसाइन कहलाता है, डायरेक्शन रेशियोज कहलाता है। ठीक है, अगर हम यह देखिए एक्स वाई जेड है, अगर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए अगर इसका हम लेते हैं कास अल्फा, कास अल्फा लेंगे तो एक्स एक्सिस होता है, ये तो कास अल्फा बराबर होगा, यहाँ देखिए कास अल्फा इक्वल टू यानी एल इक्वल टू एक्स अपान आर। ठीक है ना, दूसरा एम इक्वल टू होता है कास बीटा वाई अपान आर, और तीसरा होगा तो यहाँ एन इक्वल टू कास गामा जेड अपान आर, इम्प्लाइज दैट यहाँ से एक्स इक्वल टू होगा एल आर, वाई इक्वल टू होगा एम आर, जेड बराबर होगा एन आर हो गया। ठीक है ना, इसी को अगर इसके कोऑर्डिनेट हम चेंज कर दें तो क्या लिखेंगे, एल आर एम आर और ये हो गया एन आर हो गया। ये इसके दिक अनुपात कहलाते हैं, और दिक अनुपात को हम क्या लिखते हैं, दिक अनुपात, दिक अनुपात को हम लिखते हैं ए बी तथा सी से लिखते हैं। ठीक है ना, से लिखते हैं, आई बात समझ में। दिक अनुपात को हम किससे लिखते हैं, ए बी सी से निर्दिष्ट किया जाता है। अब आप देखिए खटाखट एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 10.1। तो आप यह याद कर लीजिए, यह रिलेशन आपको याद होना चाहिए। और ये दिक कोसाइन है, ये दिया हुआ एक्स वाई और जेड एक्सिस से अल्फा कोण बनता है एल कास अल्फा, वाई से बीटा है और गामा से जेड है, इसी को हम कहते हैं दिक कोसाइन कहते हैं। और एक्स वाई जेड को हम अगर एल आर एम आर एन आर के रूप में लिखते हैं, इसको ए बी सी कहते हैं, इसको हम कहते हैं दिक अनुपात कहते हैं, ए बी सी को हम दिक अनुपात कहेंगे। और दिक कोसाइन एल एम एन से लिखते हैं, कास अल्फा कास बीटा कास गामा से लिखते हैं। देखिए एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है उत्तर सी, यहाँ देखिए लिखा है उत्तर से 30 डिग्री पूरब में 30 डिग्री पूरब में 40 km के विस्थापन 40 km के विस्थापन का आलेख निरूपण कीजिए। ठीक है, सॉल्व। देखिए कैसे होगा। आप जानते हैं ये दिशा है, ये है उत्तर दिशा होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। तो कह रहा है उत्तर से 30 डिग्री पूरब की ओर, ये देखिए ये 30 डिग्री ये पूरब है, पूरब की ओर क्या कितना है, तो यहाँ से आप 30 डिग्री नाप लें और इसको ऐसे बढ़ा दें। यह रेखा ओपी जो है इसको 4 भाग 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इसका पैमाना मान लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। ठीक है,
देखिए यहाँ पैमाना क्या रहेगा, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ हुआ 10 km हो गया। इसलिए OP बराबर कितना हमको खींचना है, हमको 4 सेंटीमीटर खींच देंगे तो 40 km का अतः उत्तर से 30 डिग्री पूरब में 40 km की विस्थापन का आलेख निरूपण क्या है, ये है वेक्टर OP है। ये देखिए वेक्टर OP है वो, और इस दिशा में है वेक्टर OP है। ठीक है ना, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अदिश एवं सदिश को के रूप में इसको श्रेणीबद्ध करना है, तो श्रेणीबद्ध कीजिए। तो आप इसको लिख लीजिए अदिश और दूसरे तरफ लिख लीजिए सदिश। ठीक है ना। नंबर पहला 10 kg है, वेट है, द्रव्यमान है ये तो क्या होगा, ये अदिश राशि है, दिशा का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा क्या होगा, यहाँ देखिए 2 मीटर उत्तर पश्चिम, ये देखिए 2 मीटर उत्तर पश्चिम, ये दिशा भी दे रहा है और इसका रिजल्टेंट भी दिया है, इसलिए क्या होगा, ये सदिश राशि है। ये देखिए कोण 40 डिग्री आप किसी भी डायरेक्शन में नापिए, कोई लेना देना नहीं है। नंबर थर्ड है 40 डिग्री। फिर नंबर 4 है, यहाँ देखिए 40 वाट है, 40 वाट है, ये भी क्या है, अदिश राशि है। पांचवा कितना दिया है, पांचवा दिया हुआ है 10⁻19 कूलाम, ये कूलाम दिया है, ये भी क्या है, अदिश राशि है। अब देखिए 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण का मात्रक है, इसलिए ये क्या होगा, नंबर 6 जो है वो नंबर 6 है, ये सदिश राशि है, 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा भी सेम क्वेश्चन यही है कि उसको सारणीबद्ध कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये दूसरा आप समझिए कि इसमें अदिश और सदिश को क्या करना है, सेपरेट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 सारणी को कीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है, नंबर पहला समय कालांश, इसको आप मिटा दीजिए। देखिए इसको भी क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, निम्नलिखित को अदिश और सदिश राशियों में कन्वर्ट कीजिए। नंबर पहला समय कालांश, दूसरा दिया है दूरी, तीसरा दिया है बल दिया है, चौथा जो है वो वेग दिया है, और पांचवा जो है वो कार्य दिया। ठीक है, कार्य दिया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको श्रेणीबद्ध कीजिए कि कौन सा अदिश है कौन सा सदिश है। देखिए समय कालांश, पहला समय कालांश क्या होगा, अदिश राशि होगा समय कालांश, ये हुआ समय कालांश हो गया। दूसरा देखिए दूरी दिया है, ये दूसरा जो है दूरी, ये भी अदिश राशि है,
बेग, बल, बल बराबर क्या होता है, F इक्वल टू एम इंटू ये होता है। तो क्या होगा, ये बल जो है वो सदिश राशि है। नंबर तीसरा, बल। बेग नंबर 4, ये बेग है। ओके। कार्य, बल गुणे विस्थापन होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन है, विस्थापन सदिश राशि है, इसलिए नंबर 5 होगा। ये कार्य भी हमको लगता है यही होगा, सदिश राशि होगा। इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसमें आपको सह आदिम, समान और संरेख 2 बताना है। तो ठीक है, इतना आप पढ़ें जितना हमने बताया है, सब डिफिनीशन लिख लीजिए और याद करिए। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।